चलो, तो ये है कौन सा सेट नंबर 64। ठीक। चलो, पहला प्रश्न पे आओ। और पहला प्रश्न है, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाए गए? तो कौन सा ऑपरेशन चलाए गए? कौन सा आंसर मारा आपने इसमें? है ना? कौन सा वाला है? ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन भल छौ, ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन प्रहार। कौन सा राइट आंसर? सी वाला है ना? तो सी वाला क्या है? राइट आंसर है ऑपरेशन क्लीन। तो उत्तराखंड में नकली दवाओं के खिलाफ, देखो नकली दवाएं स्पेशली जैसे नशा मुक्ति के लिए यह अभियान जो है राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। और इसके तहत सरकार क्या करी, जगह जगह जो भी मेडिकल वाली चीजें हैं वहां पे क्या करी, छापा मार रही। ठीक है, जहां कहीं भी नकली दवाएं बन रही होंगी या इनका व्यापार हो रहा होगा, ऐसी जगह क्या किया जाएगा, इनको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे उत्तराखंड को क्या किया जाएगा, नशा मुक्त। तो ऑपरेशन क्लीन। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। देखो पहला ऑप्शन है ऑपरेशन कालनेमी। तो जो ऑपरेशन कालनेमी किससे संबंधित है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ऑपरेशन कालनेमी किससे संबंधित है? किससे संबंधित? भूल गए हैं? किससे? किससे? डाकुओं से, साधुओं से, है ना? तो आपने कई बार देखा होगा, कई बाबा लोग या साधु लोग क्या करते हैं, फर्जी बन के आ जाते हैं, अपनी वेशभूषा बदल के आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, ठीक है, सरकार क्या चाहती है कि ऐसे लोग ना आए। अच्छा, इनसे दिक्कत क्या है? वैसे कोई आ भी रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, है ना? इससे क्या दिक्कत है कि कहीं ना कहीं जो हमारी धार्मिक जो भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, आहत हो जाते हैं। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं धर्म में भी क्या हो जाता है ना, उसका भी क्या होता है, दुष्प्रभाव होता है ना। ठीक है, चलो जी। तो ऑपरेशन कालनेमी जो है ये आपके क्या है, जो ढोंगी, जिनको आप जनरली क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, ये जो नकली आपके साधु लोग बने हैं या साधु की वेशभूषा में है, ऐसे लोगों पे कार्यवाही करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। कई बार क्या होते हैं कि दूसरे स्टेट के लोग जो हैं ऐसे ही आ जाते हैं ना, कई बार अलग मकसद से भी आते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों पे कार्यवाही करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी। इसके अलावा है ऑपरेशन भल छौ। तो ऑपरेशन भल छौ किससे संबंधित है? अच्छा पहले बता, भल छौ मतलब, भल्लू छौ क्या होता है, ठीक हो, है ना? यही होता है ना भल छौ, पहला सेंटेंस ये होता है कि आप कैसे हो। तो गढ़वाली में क्या बोलते हैं, भल छौ। तो किससे संबंधित है भल छौ? किससे संबंधित है? हाँ, ये है संबंधित आपका किससे, कि जो हमारे राज्य में वरिष्ठ नागरिक हैं या जो वृद्ध नागरिक हैं या सीनियर सिटीजन हम जिनको बोलते हैं, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें क्या किया जाता है, देखो भल छौ मतलब यहाँ पे उनको क्या दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है ना। गांव गांव में ही टीम जाएगी और यही जो मेडिकल टीम है ये वहीं पे उनका जो प्राइमरी जो टेस्ट होते हैं ना, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना, प्राइमरी लेवल के जो टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों को किया जाता है, इनका हालचाल पूछा जाता है, ताकि जो वरिष्ठ नागरिक है हमारे राज्य में उनको कोई दिक्कत ना हो और उनको अपने घर पे ही क्या मिले, सुविधा मिले, है ना? तो इसके लिए ऑपरेशन भल छौ चलाया गया। वहीं जो जो डी वाला है, डी वाला किससे संबंधित है, ऑपरेशन प्रहार। तो ऑपरेशन प्रहार जो है राज्य में किससे संबंधित है, साइबर जो आपकी क्या होती है, ठगी होती है ना, साइबर जो आपके क्राइम होते हैं उससे संबंधित या उसको रोकने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। ये सारे ऑपरेशन आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है, देश का पहला कांच सेतु कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो देश का पहला कांच सेतु, है ना, यानी जिसपे कांच लगाया जाए, किस पे, ऋषिकेश में, जहां पे आपने कौन सा झूला सुने, लक्ष्मण झूला। ठीक है, तो लक्ष्मण झूला के ही समानांतर जो है इस झूले का विकास किया जा रहा है और ये आपका कहां पर हो जाएगा, ऋषिकेश में हो जाएगा। तो देश का पहला कांच सेतु जो है ये कहां पे बनाया जा रहा है, ऋषिकेश में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे राज्य में कई सारी चीजें पहली बार भी बनी, जैसे देश का पहला बुरांस पार्क कहाँ बना है? देश का पहला बुरांस पार्क, तो बुरांस पार्क बना है कहाँ पर, ये बना है आपका कहाँ, मुंशियारी में। ठीक है, ऐसे ही आपका पहला क्या बोलते हैं इसको, लाइकेन पार्क, लाइकेन पार्क कहाँ बना है? लाइकेन पार्क कहाँ बना है? तो ये भी आपका मुंशियारी में बना है। कैक्टस पार्क राज्य का है,
देहरादून जू में, है ना, कैक्टस पार्क। ठीक है, इसके अलावा आपका मगरमच्छ पार्क उधम सिंह नगर में। ठीक है, और इसके अलावा एक्वा यूनाइट क्या है वो, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, ये कहाँ पर बनाया गया है, कहाँ पे बनाया जा रहा है? अभी पिछले ही पेपर में प्रश्न पूछा था मैंने। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ये किससे संबंधित है और कहाँ बनाया जा रहा है? इसको भी उधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध है किससे है? तो देखो, क्या भू कानून व्यवस्था, नहीं पर्यटन, नहीं शिक्षा, किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से ये आपका क्या है, संबंधित है। तेरे मेरे सपने, है ना। और यहाँ पे राज्य सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसमें जनरली, है ना, सास और बहू के बीच में होता है ना, थोड़ा सा ताना तानी रहती है ना, हल्की फुल्की एक परंपरा भी है ना, एक थोड़ा बहुत रहता है, भले कितना भी प्यार हो और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चीजें रहती है। अब कई बार क्या होता है ना, सास और बहू के बीच में क्या हो जाती है, झड़प हो जाती है, नहीं होती है, और उसी झड़प को कई बार सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सास का अपना लॉजिक होता है और बहू का अपना लॉजिक होता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार के झगड़े, ताकि परिवार का सशक्तिकरण हो, क्योंकि अगर परिवार में सास और बहू ही आपस में अगर लड़ेगी, है ना, जो कि क्या है, एक परिवार का क्या है, मुख्य स्तंभ है कि नहीं, है ना। मेन घर कौन बनाता है? महिला बनाती है ना। घर जो मेन देखना होता है, पूरा मैनेजमेंट, घर कैसे चलेगा, ये तो महिला ही देखती है। और सोचो महिला ही आपस में लड़ जाए तो घर कैसे बनेगा, बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। इसलिए सरकार के द्वारा एक पहल चलाई गई, कौन सी? तेरे मेरे सपने, है ना। देखो, दोनों घर दोनों बनाना चाहती है, चाहे सास हो चाहे बहू, दोनों बनाना चाहती है ना, पर दोनों अगर लड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर कभी भी कोई भी इस तरीके का मैटर होता है जहां पे दोनों के बीच में क्या हो रही है, कोई समस्या हो रही है या क्या हो रही है, दोनों के बीच में कोई मतलब मतभेद हो रहा है, तो ऐसा मतभेद सुलझाने के लिए, है ना, क्या किया जाएगा, उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी इस अभियान से। किससे? तेरे मेरे सपने अभियान से। ठीक, तो किससे संबंधित हो गया? महिला सशक्तिकरण और सास बहू के बीच में प्रेम बना रहे, उनके बीच में कोई मतभेद ना हो, है ना। हाँ, मानसी देख रही है से है ना। हाँ, चलो ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण से आपका क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आ जाए, नेक्स्ट प्रश्न पे। राजस्व न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित है? तो बताओ, राजस्व न्यायालय के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले राज्य में सर्वोच्च राजस्व न्यायालय राजस्व परिषद है, क्या बात सही है? क्या बात सही है या नहीं है? सही है, चलो ठीक है, आपने बोला सही है, मैंने मान लिया सही है। ठीक है, राजस्व न्यायालय राज्य में भूमि संबंधी मामलों का निपटारा करता है, क्या बात सही है? सही है नहीं? कैसे लगाया आपने, ये खाली ऐसे बोले सही, कैसे लगाया आपने दिमाग है? कैसे लगाया? ये लगाया है नहीं? हाँ, सब ठीक ही लग रहा है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, इसके अंतर्गत आयुक्त, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, सहायक तहसीलदार अदालतें आती है, क्या बात सही है? क्या बात सही है? पता नहीं, है ना। तो फिर अगर सब सही है तो डी वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों जो कथन है वो एकदम बिल्कुल सही है। देखो, जब भी हम राजस्व विभाग की बात करते हैं तो राज्य में राजस्व विभाग का काम क्या होता है, कर वसूली करना, है ना। ठीक है, लगान वसूली करना। और अगर राज्य की भूमि व्यवस्था की बात करें तो जो भूमि व्यवस्था आती है वो राजस्व विभाग के अंदर ही आती है। आपने सुना होगा एक सबसे सिंपल नाम, पटवारी। तो पटवारी किस विभाग का अधिकारी है? राजस्व विभाग का ही तो अधिकारी है। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या बोलते हैं? राजस्व विभाग की जो पटवारी है उसका ऑफिशियल नाम क्या है? राजस्व उप निरीक्षक, है ना, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो मेन जो प्रचलित नाम है वो पटवारी है, लेकिन आप उसको जो है कागजों में क्या देखोगे, पटवारी के साथ साथ क्या देखोगे, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, यानी कि राजस्व उप निरीक्षक। ठीक है, अब पटवारी किससे संबंधित होता है? आपने क्या देखा, आपने गांव में जो भी भूमि से संबंधित निपटारे होते पटवारी तो करता है ना, ये पटवारी के थ्रू ही होता है। अगर आपको अपने भूमि का कोई आंकड़ा, नाप, लेख, जोख या अपने भूमि का ब्यौरा अगर आपको चाहिए, किससे लोगे? पटवारी से तो लिया जाता है ना। खसरा नहीं सुना आपने? ठीक है, चलो तो देखो, तो यानी कि पहली बात तो बिल्कुल सही है,
राजस्व कोर्ट तो सभी के होते हैं, तहसीलदार का भी कोर्ट होता है ना, एसडीएम का भी होता है, डीएम का भी होता है। लेकिन उनसे बड़ी संस्था तो कौन है? उत्तराखंड राजस्व परिषद। ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च क्या होता है? आपकी संस्था होती है। कौन सी? उत्तराखंड राजस्व परिषद। यानी इन सभी को लास्ट में जो रिपोर्ट करनी होती है वो कहाँ करनी होती है? उत्तराखंड राजस्व परिषद में ही करनी पड़ती है। और सबसे ऊपर वाला कोर्ट क्या हो जाएगा? फिर आपका यही वाला हो जाएगा। दूसरी बात, राजस्व राज्य में भूमि संबंधित, देखो भूमि से संबंधित है तो दूसरी बात भी सही है। इसके अलावा आयुक्त, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये क्या होते हैं? राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी ही होते हैं। ठीक है, तो कई बार राजस्व से संबंधित क्या आ जाते हैं आपके पदक्रम आ जाते हैं, कई बार सामान्य प्रशासन से संबंधित पदक्रम है, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी? तो बताओ भाई, उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? कौन बनी उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश? है कौन थी? जस्टिस रितु बाहरी। तो जस्टिस रितु बाहरी जो है ये उत्तराखंड की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनती है। वहीं अगर हम उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो सबसे पहले देखो, हमने अगर उत्तराखंड का हाईकोर्ट बनाया है तो हाईकोर्ट बनाने के लिए क्या होगा? संविधान में व्यवस्था होगी, है ना। और कहाँ है संविधान में, कहाँ व्यवस्था दे रखी है? कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? तो सबसे पहले अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? एक हाईकोर्ट होना चाहिए। तो संविधान की इसी अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड हाईकोर्ट की क्या की गई है? स्थापना की गई। और अगर मान लो किसी राज्य में हाईकोर्ट नहीं है तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा ना, तो हाईकोर्ट तो आपको बनानी पड़ेगी। अब इसका ये मतलब ये जरूरी भी नहीं कि हर राज्य में ही हाईकोर्ट हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हर राज्य में हाईकोर्ट हो, लेकिन हर राज्य का हाईकोर्ट तो होना कंपलसरी है। कई बार ऐसा हो सकता है स्टेट छोटा हो तो 2-3 स्टेट का एक हाईकोर्ट हो सकता है ना, किसी दूसरे राज्य में। जैसे अंडमान का कहाँ है आपका? कोलकाता में, है ना। लेकिन है तो ना, ऐसा ये नहीं है कि हाईकोर्ट उसी में होना चाहिए, पर हाईकोर्ट तो होना चाहिए। तो ऐसे हमारा उत्तराखंड का हाईकोर्ट 214 के अनुसार। इसी 214 के बाद एक अनुच्छेद आता है 216, और इसी 216 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक हाईकोर्ट को लीड करने के लिए क्या होगा? एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा, है ना। और ये चीफ जस्टिस की पोस्ट क्या हो जाती है? बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। और जब हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो ध्यान रखना, तो हमारे राज्य का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था उनका नाम क्या था? है उनका नाम क्या था? अशोक, है अशोक अवेंद्र देसाई। अशोक अवेंद्र देसाई हमारे राज्य की क्या थे, या हमारे हाईकोर्ट की क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं दूसरे कौन थे? दूसरे कौन थे? एसएच कपाड़िया, ये भी याद रखना। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन थे? एसएच कपाड़िया। तीसरे नंबर के थे आपके कौन से? विकास सिरपुरकर। विकास सिरपुरकर। ठीक है, तो पहले अशोक अवेंद्र देसाई, दूसरे एसएच कपाड़िया, तीसरे विकास सिरपुरकर हो जाएंगे, और चौथे आपके सी जोसेफ। सी जोसेफ। ठीक है, पांचवे कौन से हैं? राजीव गुप्ता। ठीक है, छठे नंबर के कौन से थे? विनोद गुप्ता। छठे नंबर के कौन से हैं? विनोद गुप्ता हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद सातवें नंबर के हो जाएंगे आपके जगदीश सिंह खेर। जगदीश सिंह खेर। जगदीश सिंह खेर के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये बाद में सुप्रीम कोर्ट के क्या बनते हैं? चीफ जस्टिस भी बनते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इसके अलावा कोई और बना इनमें से? कौन बना? एसएच कपाड़िया। एसएच कपाड़िया भी सुप्रीम कोर्ट के क्या बने हैं? न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश। एसएच कपाड़िया और जगदीश सिंह खेर हो जाएंगे। जगदीश सिंह खेर के बाद अगले व्यक्ति हुए कौन? कौन है? वारी घोष। अगले जस्टिस कौन हुए? वारी घोष जी हो जाएंगे। ठीक है, वारी घोष। वारी घोष के बाद अगले कौन थे आपके? के एम जोसेफ। ये मैं क्रम से लिख रहा हूं, ठीक है, के एम जोसेफ। अगला अच्छा प्रश्न इनके क्रम से संबंधित बन सकता है। ठीक है, के एम जोसेफ हो जाएगा। उसके बाद अगले जो व्यक्ति थे उनके नाम था रमेश रंगनाथन। उनका नाम क्या था? रमेश रंगनाथन हो जाएगा। रमेश रंगनाथन के बाद राघवेंद्र चौहान। कौन है? राघवेंद्र चौहान हो जाएंगे। ठीक है, राघवेंद्र चौहान। और राघवेंद्र चौहान के बाद कौन आपके?
हाँ, कौन? बिपिन सांघी। कौन हो जाएंगे? बिपिन सांघी। बिपिन सांघी के बाद कौन बने हैं? रितु बहाड़ी। ठीक है, रितु बहारी, और ये फर्स्ट फीमेल हो जाएगा। उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है? हैं? हाँ, नरेंद्र। हाँ, एन नरेंद्र। ठीक है, गुहानाथन नरेंद्र है वो। ठीक है, हाँ उल्टा बोल रहे हैं, एन नरेंद्र, गुहानाथन। जी हो जाएगा ना, जी नरेंद्र। हाँ ठीक है, तो गुहानाथन नरेंद्र, ये है रे सही नाम, गुहानाथन नरेंद्र। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के वर्तमान में क्या हो जाएंगे? आपके चीफ जस्टिस हो जाएंगे। या एन गुहानाथन, ये नरेंद्र गुहानाथन था, उल्टा लिख दिया मैंने, है नरेंद्र गुहानाथन था ना, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। हाँ, इसको इधर लिखो। ठीक है, हाँ, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो। हाँ, नरेंद्र गुहानाथन। ठीक है, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, नरेंद्र गुहानाथन हो जाएगा। तो ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के क्या है? चीफ जस्टिस रहे हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कम से कम मैं 2-3 बार अभी तक प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, और अब आपको ठीक से क्रम क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब इतने से काम नहीं चलेगा कि उत्तराखंड के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, या उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, या इतने से काम नहीं चलेगा उत्तराखंड की पहली फीमेल जस्टिस, है ना। तो आपको ये पूरा क्रम क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। नैनीताल राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, चलो जी। सबसे पहले उच्च न्यायालय भवन की नींव है, उच्च न्यायालय राजभवन, ये इसने उल्टा क्यों किया रे? जो सही नहीं है, ये गलत पूछा है प्रश्न, या उत्तराखंड हाईकोर्ट होना चाहिए था? उत्तराखंड हाईकोर्ट होना चाहिए था ना, ये है उत्तराखंड हाईकोर्ट होना चाहिए था राजभवन की जगह। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे हाईकोर्ट होना चाहिए था, राजभवन नहीं। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे देखो हाईकोर्ट होना चाहिए था। सबसे पहले देखो, उच्च न्यायालय भवन की नींव जो है 27 अप्रैल 1897 को रखी गई, बिल्कुल सही बात है ना। भवन का निर्माण हुआ 1900 में, भवन बन के आपका तैयार हो गया था। ठीक, इसके अलावा भवन निर्माण का श्रेय सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड को, बिल्कुल ये बात भी सही है, और डिजाइन का श्रेय एंटोनी मैकडोनाल्ड को नहीं। ठीक है, इसके निर्माण का जो श्रेय है, यानी इसके डिजाइन का जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? कौन बताया था? पिछली बार भी आया था प्रश्न, स्टीवंस। ठीक है, एक आपके स्टीवंस हो जाएंगे, और दूसरे आपके FOW और टेल, FOW और टेल। ठीक है, स्टीवंस और FOW और टेल। FOW भी छोड़ दो, आप केवल और टेल लिखो, है ना। FOW के चक्कर में और टेल भी याद नहीं होगा, है ना, तो आप केवल स्टीवंस और ऑर्टेल लिखो। तो स्टीवंस और ऑर्टेल्स के द्वारा इसका क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, किस शैली में बना है, तो कौन सी शैली हो जाएगा? कौन सी शैली है? गौथिक शैली। कौन सी शैली? गौथिक शैली में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, गौथिक शैली में इसका निर्माण किया गया। इसके अलावा ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक जो बिल्डिंग नैनीताल में है, वो बिल्डिंग कौन सी है? वो है राजभवन। ठीक है, आपने कई बार सुना भी होगा कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो अभी वर्तमान में कहाँ जा रखे हैं आजकल? नैनीताल में राजभवन जा रहे हैं, मतलब कई बार ऐसा सुना होगा। अभी द्रौपदी मुर्मू भी गई थी, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो राजभवन की बात करें तो जो हमारा राजभवन है ये भी किस शैली में है? ये भी गौथिक शैली में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस तर्ज पे बनाया गया है, तो ब्रिटेन में एक पैलेस है ना, एक महल है जिसका नाम क्या है? बर्किंघम, बर्किंघम पैलेस। तो बर्किंघम पैलेस की तर्ज पे जो है इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। इसके अलावा नैनीताल राजभवन की बात करें तो जो नैनीताल राजभवन है, ठीक है, इसमें निवास करने वाला जो पहला ब्रिटिश गवर्नर था उसका नाम क्या था? हाँ, उसका नाम क्या था? तो ये तो था कौन आपका? सेंटोनी। ठीक है, और इसमें निवास करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो था ये एंटोनी मैकडोनाल्ड। कौन था ये? एंटोनी मैकडोनाल्ड, पहला व्यक्ति या पहला गवर्नर, पहला ब्रिटिश गवर्नर जो इसमें क्या किया, जिसने निवास किया।
वहीं पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे जो राजभवन में जिसका निवास था, कौन थे? उनका नाम था सरोजिनी नायडू। उनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो जो आपका नैनीताल राजभवन है, नैनीताल राजभवन में जिस गवर्नर ने सबसे पहले निवास किया वो कौन था? एंटोनी मैकडोनाल्ड। वहीं पहली भारतीय गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस तर्ज पे बना गया? जैसे ब्रिटेन का कौन है? बर्किंघम पैलेस है। और शैली कौन सी है? गौथिक शैली। गौथिक शैली क्या है? भवन निर्माण की क्या है? एक शैली, एक आर्किटेक्चर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। और अगला प्रश्न है, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो बताओ भाई, कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो देखो, अधिसूचना ऑब्वियसली बात है कौन जारी करेगा? राज्यपाल। ठीक है, हालांकि देखो काम तो सरकार करेगी, है ना, मेन तो ये काम वगैरह जो भी करना होता है, कागज वगैरह सारी कार्यवाही कौन करती है? सरकार करती है। लेकिन लास्ट में, है ना, वो तब तक आपका उसमें गजट में नहीं आ जाता जब तक जो है उस पर राज्यपाल के सिग्नेचर ना हो जाए, है ना। तो राज्यपाल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है आपका? राज्यपाल क्या करता है? उस अधिसूचना को क्या करता है? जारी करता है। कौन करता है? हाँ, राज्यपाल करता है। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कूट के आधार पर निम्न में से सत्य विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो सत्य विकल्प का आप चुनाव करिए। सबसे पहले सोम का भांडा। बताओ भाई, सोम का भांडा कहाँ है? सोम का भांडा, सोम का भांडा। तो देखो ये तो गलत बात हो जाएगी। उसके बाद है आपका कौन सा? केशवराय मठ। इसका निर्माण दक्षिण भारत की केशवराय द्वारा नहीं किया गया था। नहीं, वो तो किया गया था, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। कमलेश्वर मंदिर, संतान चाहने वाले दंपति बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि यहाँ हाथ में दीपक जला करके पूजा करते हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है ना। बैकुंठ चतुर्दशी मेला बहुत फेमस मेला है, श्रीनगर का सबसे इंपॉर्टेंट मेला है। शंकर मठ की बात करें तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये बात सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 है कहीं? 3 और 4, तो 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 3 and 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भोटिया जनजाति में तुबेरा, बाजू एवं तिमली है। क्या है ये? तुबेरा, बाजू एवं तिमली क्या है? ये क्या है? लोकगीत है। भोटिया जनजाति के क्या है? लोकगीत है। ठीक है, इन गीतों की अगर बात करें तो जो आपका कौन सा है? तुबेरा है, ये एक प्रकार का कैसा गीत है? रशिया प्रकार का गीत है। रशिया, रशिया वो वाला रशिया नहीं, है ना, रोस रोस वाला रशिया नहीं। हाँ, ठीक है। वहीं बाजू गीत की बात करें तो जो बाजू गीत होते हैं ये आपके कैसे गीत होते हैं? कैसे गीत होते हैं? किस पे आधारित होते हैं? ये वीर रस पे आधारित होते हैं। वीर रस, वीर रस पे, मतलब जब आपके भीतर क्या हो जाएगा? खून खौल जाए, है ना, तो ये वीर रस प्रधान क्या होते हैं? आपके गीत होते हैं। वहीं तिमली गीतों की बात करें तो तिमली गीतें जो होते हैं ये सामाजिक विषय, सामाजिक विषय पे आधारित क्या होते हैं? गीत होते हैं। ठीक है, आपका समाज कैसे है उसी पे नॉर्मली आपके गीत होंगे। तुबेरा, बाजू और क्या हो जाएगा? तिमली हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो व्यापार पद्धति है, देखो भोटियों में व्यापार पद्धति हुआ करती थी, होते थे ना, क्योंकि भोटिया जनजाति जो है वो व्यापार के लिए ही जानी जाती है हमारे राज्य में। ठीक, लेकिन इनकी जो व्यापार पद्धति थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़ी यूनिक हुआ करती थी। उस पद्धति को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? कुछ बोलते थे? हाँ, क्या बोलते थे? उस पद्धति को कहा जाता था गमैया पद्धति। क्या कहा जाता था? गमैया पद्धति कहा जाता था। गमैया पद्धति में ये होता था कि जैसे मुझे अगली बार क्या करना है? व्यापार करना है। जैसे मान लो आप यहाँ से तिब्बत गए, ठीक है, व्यापार करने। अब तिब्बत तो चले गए, आप अपना सामान लेके वहां चले गए, बाकी तिब्बत के मार्केट में जो तिब्बत में होता होगा वो सामान होगा, है ना। जनरली सिस्टम क्या चलना है आपका? बार्टर सिस्टम चलना है। चीज के बदले में क्या मिलनी है? चीज मिलनी है ना। अब कई बार क्या होता है ना कि किसी, अब बड़ा सा मार्केट लगा हुआ है, आप यहां से वहां गए और आपने देखा वहां दुकानें भी तो ढूंढेंगे आप,
ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे, है ना, कि कौन सी दुकान में मुझे सही प्रॉफिट मिलेगा। तो जब ऐसी बहुत सारी दुकान में, अब जैसे किसी एक लाला के साथ आपकी क्या हो जाएगी, ठीक ठाक बैठ जाएगी, है ना, जिसके साथ आपके, हाँ, आपको भी फायदा हो रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है, तो आप ये तो चाहोगे ना कि यार अगली बार मैं इसी के साथ व्यापार करूं। होगा ऐसा, चाहोगे? ऐसे होता ना जनरली व्यापार में, है ना, मेरा भी प्रॉफिट हो रहा, आपका भी हो रहा, मेरे को भी सही रेट मिल रहा, उसको भी सही रेट मिल रहा, तो आप ऐसा चाहेंगे कि यार अगली बार मैं इससे व्यापार करूं। लेकिन अगली बार के लिए तो दिक्कत हो जाएगा, अब अगली बार तो पता नहीं कब आएगी, है ना। तो फिर ये लोग क्या करते थे कि पता कैसे चलेगा तू मेरे से सामान ले गया था या मैं तेरे से सामान ले गया था, तब तो फोटो भी नहीं थी, है ना, ऐसा नहीं कि भाई साहब फोटो खींच लेते हैं ना एक साथ में, ऐसा भी नहीं था कि फोटो खींच ली कि बाद में फोटो ले गया था मैं तेरे से सामान, तो केवल मेमोरी बेस्ड था। अब अगले 6 महीने में कौन है क्या है कुछ थोड़ा ना पता चलेगा, तो इसलिए ये लोग क्या करते थे कि भाई एक पत्थर लेंगे, एक पत्थर, है ना, जैसे एक पत्थर उठा दिया कोई भी, और उस पत्थर के कर देंगे 2 टुकड़े, है ना, पत्थर ऐसे तोड़ा भी इससे, उसके क्या कर दिए 2 टुकड़े, एक टुकड़ा मैं रखूंगा जैसे मैं भोटिया हूं, है ना, और एक दूसरा जैसे जो तिब्बती होगा, और एक टुकड़ा जो वहां का व्यापारी होगा, तो एक टुकड़ा उसको मिलेगा, एक टुकड़ा मुझे, ताकि अगली बार जब हम व्यापार करने आएंगे, है ना, ताकि हम जब अगली बार क्या आएंगे व्यापार करने आएंगे, तो जिस भी दुकान के साथ वो टुकड़ा मैच हो गया ना, मैच तो होगा ना, हर टुकड़ा ऐसा तो हो नहीं सकता किसी का भी टुकड़ा कहीं भी मिल जाए, ऐसा तो होगा नहीं, हर पत्थर अलग यूनिक तरीके से टूटता है, नहीं है, तो जिसके साथ वो मैच हो जाएगा तो आप समझेंगे हाँ पिछली बार मैंने इससे क्या किया था, व्यापार किया था, तो यानी कि इसके साथ व्यापार करना क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ये क्या होता था कि जो गमैया पद्धति होती थी, ये एक तरीके से क्या होता था, साझेदारी, यानी कि जो पत्थर तोड़ा जाता था वो एक प्रकार से क्या होता था, साझेदारी का क्या होता था, प्रतीक होता था, ठीक है, साझेदारी का क्या होता था, प्रतीक हुआ करता था, ठीक। वहीं पेय रस में बात करें तो भूटिया लोगों में पेय क्या है, प्रमुख पेय, पीने वाली जो चीज है, छा, छा, क्या, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जा, है ना, पेय पदार्थ क्या होता है, जा होता है। वहीं एक और पेय पदार्थ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, छंग, ठीक है, वो छा नहीं, वो छंग। तो ये छंग किसको बोलते हैं, छंग बोलते हैं शराब को, शराब को क्या कहा जाता है, छंग कहा जाता है। और ये नॉर्मल जैसे हम चाय पीते हैं ना, ये चाय के साथ मत मिला देना छंग को, है ना, ठीक है, हाँ, पेय पदार्थ में छंग है शराब, और जा क्या है, नॉर्मली जो हम चाय वगैरह पीते हैं ना, तो उनका ऐसी चाय क्या है, जा है, ठीक है। बाकी नृत्य तो है ही आपके, और लोकगीत आपके हो जाएंगे, ठीक। चलो अगले प्रश्न में आ जाओ, है ना, लोक नृत्यों में कई नृत्य मैंने आपको बताया, जैसे कौन सा नृत्य बताया था मैंने भोटियों में, सबसे मुख्य नृत्य है दीपक, पौड़ा नृत्य, किस शैली का नृत्य है, युद्ध शैली का नृत्य, किस शैली का है, युद्ध शैली का नृत्य, है ना। और जो पौड़ा नृत्य है वो कब किया जाता है, शादी में किया जाता है ना। जो पौड़ा होते हैं, पौड़ा मतलब जो क्या होते हैं, बारात के मेहमान होते हैं जिनको बाराती बोलते हैं, तो बारातियों के स्वागत में भोटिया लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, पौड़ा नृत्य कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आ जाओ, भाड़ फूक व उपचार की विधि, भाड़ फूक या झाड़ फूक, झाड़ फूक रे, भाड़ फूक नहीं, है ना, झाड़ फूक, ठीक है, और उपचार की विधि जिसको क्या कहा जाता है, बाइथा कहा जाता है, ठीक है। ये किस जनजाति में है, ये किस जनजाति में, हाँ, जौनसारी जनजाति में, कौन सी जनजाति में, जौनसारी जनजाति में, जौनसारी जनजाति में, और कई सारी प्रथाएं आपकी प्रचलित हैं, ठीक है, या कई विधियां हैं जिसमें लोगों को ठीक किया जाता है, जैसे एक विधि है उल्टाव, कौन सी विधि है, उल्टाव विधि, ठीक है। जो उल्टाव विधि होती है, इस विधि में क्या किया जाता है बताओ, क्या होता है उल्टाव विधि में, यदि किसी व्यक्ति पे कोई चीज दिक्कत कर रही है, तो अगर तांत्रिक विद्या से उसको ठीक करना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, उल्टाव, है ना। तो किसी व्यक्ति को तांत्रिक विधि से ठीक करना, तांत्रिक विधि से ठीक करना, हानि पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक करने की बात कर रहा है ना, कहीं ऐसा मतलब ठीक का मतलब आपका ये कि उसको लाइन पे लाना है, ऐसा नहीं है ना, ठीक है, उल्टाओ। अब किसी को रास्ते से हटाना भी है, उसके लिए भी एक विधि है ना, उस विधि को क्या बोलते हैं, गणाद, गणाद प्रथा, ठीक है, गणाद प्रथा, क्या बोलते हैं, गणाद विधि या गणाद प्रथा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार बहुत बलशाली है और आप अगर ऐसे लड़ने जाओगे ना तो भाई काम नहीं है ना, मैं तो पिट के आ जाऊंगा वहां से, है ना,
तो फिर आपके पास कौन सी विधि है? गणाद विधि। गणाद विधि में क्या किया जाता है? शत्रु परिवार को हानि पहुंचाई जाती है। किस विधा से? तांत्रिक विधा से। ठीक है, शत्रु परिवार को हानि पहुंचानी, शत्रु परिवार को ठीक है हानि पहुंचाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो आपकी गणाद विधि अपनाई जाती है ना। हानि पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि वहां कुल्हाड़ी वगैरह लेके जाना है ना, ऐसे नहीं है ना, मतलब मंत्र के द्वारा। ठीक है, गणाद हो जाएगा। इसके अलावा एक और विधि होती है जिस विधि को बोलते हैं ऊंझा विधि। क्या बोलते हैं? ऊंझा विधि। और जो ऊंझा विधि होती है, ये ऊंझा विधि किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये बीमारी को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए ऊंझा विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ऊंझा विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ना। तो ये कुछ विधियां हैं आपकी किसमें? जौनसारी जनजाति में। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जन्म के अवसर पर गौचर मेले का आयोजन किया जाता है? गौचर मेले का आयोजन किया जाता है किसके? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म पे जो है क्या किया जाता है? गौचर मेले की शुरुआत होती है। गौचर मेला चमोली का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मेला है जो आपके 14 नवंबर से लगभग 20 नवंबर, यानी लगभग ये आपका एक हफ्ता चलता है ना। अब गौचर मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मेला है, राजकीय मेला है ना। इस मेले की बात अभी जैसे कल ही शुरू हुआ, परसों कब था? चिल्ड्रन डे कल था ना। हाँ ठीक है, चलो मजा आया आप लोगों को, है ना? आया ना मजा? जो लोग घूमने आए हो कितना मजा आया ना? हाँ, कितना आया बताओ? बहुत आया ना। चिढ़ाओ जरा उनको जो नहीं आए थे, है ना। ठीक है, 14 नवंबर की बात करें तो देखो जो 14 नवंबर है, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे इस मेले की शुरुआत की जाती है। मेला शुरू हुआ था आपका कब से? है ना, कब से? 1943 में, 1943 से यह मेला जो है स्टार्ट हुआ था। और जो यह मेला है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? उस टाइम पे गढ़वाल के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनका नाम क्या था? है बर्नेडी। ठीक है, तत्कालीन जो गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी थे उनके द्वारा शुरू किया गया। लेकिन प्रयास किसने किया था? किसने किया था? हाँ, माणा घाटी के एक प्रसिद्ध समाज सेवी है जिनका नाम क्या है? गोविंद प्रसाद नौटियाल। तो गोविंद प्रसाद नौटियाल की, गोविंद प्रसाद ही थे या कोई और थे? वही थे ना। और रामायण में अच्छा वो कुशल सिंह भंडारी था। ठीक है, गोविंद प्रसाद नौटियाल। तो गोविंद प्रसाद नौटियाल के प्रयासों से बर्नेडी ने गौचर में इस मेले की क्या की थी? शुरुआत की थी। खूब सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खूब सारा व्यापार यहाँ पे होता है। हालांकि आज के डेट में जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मेले का मतलब अब व्यापार नहीं रह गया है। पहले मेले की जो शुरुआत की गई थी वो किस लिए की गई थी? व्यापार के उद्देश्य से की गई थी, है ना। और जो गोचर मेला है वो जो भूटिया जनजाति है, जनरली ग्रीष्म काल में भूटिया लोग तिब्बतियों के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे, है ना। तो ग्रीष्म काल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जैसे आपका अक्टूबर नवंबर आ जाएगा तो उसके बाद तिब्बत जाना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि क्या हो जाता है? पूरा हिमालय पैक हो जाता है। और हिमालय अगर पैक हो गया तो आप तिब्बत वालों से व्यापार कैसे करोगे? तो फिर गोविंद प्रसाद ने सोचा यार साल भर तो व्यापार चाहिए ना, करना तो पड़ेगा भाई व्यापार, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि शीतकाल में भी हम क्या करें? व्यापार करें। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? प्रयास किया कि एक ऐसा कुछ मेला नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि हमें व्यापार करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है, तो चलो, तो गोविंद प्रसाद नौटियाल के द्वारा इसकी क्या की गई थी, या इनके प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई थी। मेले हमारे राज्य में बहुत सारे हैं, जैसे बताओ कौन कौन से मेले? जैसे चमोली में लगने वाले मेले, कौन कौन सा मेला है? परसों ही करा था हमने, अनुसुईया मेला। कहाँ लगता है? अनुसुईया देवी मंदिर, गोपेश्वर। और कौन सा मेला लगता है? बंड विकास मेला। बंड विकास मेला, बंड विकास मेला कहाँ लगता है? हैं? पीपल कोटी में लगता है, पीपल कोटी चमोली। काश्तकर मेला कहाँ लगता है? काश्तकर मेला लगता है ग्वालदम में। ठीक है, उसके बाद कौन सा बोला? उमाकर्ण महोत्सव, उमाकर्ण महोत्सव। हिमलता ने देखा ना अपना वाला, है ना। हाँ, उमाकर्ण महोत्सव, अपना वाला नहीं छोड़ूंगी मैं, है ना। उमाकर्ण महोत्सव वही याद कर पाई मैं आज तक, है ना, जो हमारे कर्ण प्रयाग में लगता है ना। ठीक, तो उमाकर्ण महोत्सव हो गया। ठीक, ये कहाँ लगता है?
कर्णप्रयाग में लगता है। और लगता है कर्णप्रयाग में कोई और भी हो तो बता दो, है ठीक है। कौन सा? और एक है बसंत बुरांस, ये भी तो था एक बसंत बुरांस, तो ये भी आपका कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। एक लगता है घरेंदा बिखौती मेला, घरेंदा घरेंदा बिखौती मेला, ये कहाँ पे लगता है? घरेंदा बिखौती, हाँ कहाँ लगता है? ये लगता है गैरसैंण में। कहाँ लगता है? गैरसैंण में इस मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? गैरसैंण। बाकी उत्सव में बात करें तो रम्माण उत्सव है ना, सलोर डुंगरा, ठीक है। इसके अलावा पांडुकेश्वर महोत्सव भी होता है कुछ, कहाँ लगता है? पांडु है कुबेर महोत्सव, ठीक है। तो कुबेर महोत्सव कहाँ लगता है? पांडुकेश्वर में। कुबेर महोत्सव कहाँ लगता है? पांडुकेश्वर में, ठीक। तो ये चमोली के कुछ मेले और उत्सव हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड मूर्ति कला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, पहला, उत्तराखंड राज्य में ब्रह्मा भगवान की मूर्ति नहीं मिलती है, क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो द्वाराहाट के रतन देव में किसकी मूर्ति मिलती है? फिर किसकी मिलती है? ब्रह्मा की मूर्ति मिलती है ना। तो द्वाराहाट की ये मिलती है, कहाँ पे मिलती है? द्वाराहाट के रतनदेव मंदिर, रतनदेव मंदिर में जो है ब्रह्मा की मूर्ति मिलती है। तो यानी कि पहली वाली बात ही गलत होगी, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। इसके अलावा लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा में देवी तपस्यारत मुद्रा में है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लाखा मंडल में बात करें तो लाखा मंडल में एक तो भगवान शिव की क्या मिलती है? सहारक मूर्ति मिलती है, शिव की सहारक मूर्ति मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें लाखा मंडल में, तो लाखा मंडल में गणेश भगवान की, ठीक है, गणेश भगवान की मोर पे सवार, मोर पर सवार क्या मिलती है? एक मूर्ति मिलती है, मिलती है लाखा मंडल में। ये भी तो लाखा मंडल में ही मिलती है, मिलती है। चलो जी, इसके अलावा जो आपका भगवान गणेश की तो बात करेंगे, तो भगवान गणेश की एक नृत्य करती मूर्ति, ठीक है, गणेश की नृत्य मूर्ति, ठीक है, कहाँ मिलती है? ये मिलती है जोशी मठ में, ठीक है, तो जोशी मठ में मिलती है। इसके अलावा भगवान कार्तिकेय भी एक मूर्ति मिलती है, ठीक है, कार्तिक भगवान कार्तिकेय की मयूरासन, मयूरासन, ठीक है, कार्तिकेय की मयूरासन मूर्ति, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे मिलती है? आपकी जोशी मठ में मिलती है। इसके अलावा बात करें भगवान विष्णु का पांचवा अवतार जिसको क्या बोलते हैं? वामन, तो ये वामन मूर्ति कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपके काशीपुर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? काशीपुर में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भगवान शिव की नृत्य करती मूर्ति कहाँ मिलती है? जागेश्वर और गोपेश्वर, गोपेश्वर एंड जागेश्वर, ठीक है। शिव की नृत्य करती मूर्ति हो जाएगी, ठीक। ये राज्य में मिलने वाली क्या हो जाएंगी? आपकी अलग अलग मूर्तियां हो जाएंगी, ठीक हो गया। चलो जी, अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। उत्तराखंड के लोक नृत्यों को कोट द्वारा सही सुमेलित कीजिए। सबसे पहले देखो हारुल नृत्य, हारुल नृत्य कहाँ किया जाता है? जौनसार क्षेत्र में किया जाता है। इसी हारुल नृत्य में जो है एक वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है, कौन सा? रमतुला वाद्य यंत्र, ठीक है। तो ये रमतुला वाद्य यंत्र भी याद रखोगे, रमतुला वाद्य यंत्र। लंगवीर नृत्य की बात करें तो लंगवीर नृत्य कहाँ होता है? टेरी गढ़वाल में होता है। ये एक प्रकार का कैसा नृत्य है? साहसिक, साहसिक नृत्य, साहसिक एवं नट नृत्य है ना। इसमें एक व्यक्ति क्या करता है? खंबे पे चढ़ता है, विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हुए क्या करता है? ढोल और नगाड़े की धुन पे नृत्य करता है। इसके अलावा पांडव नृत्य की बात करें तो पांडव नृत्य कहाँ होता है? गढ़वाल में होता है। और अगर गढ़वाल में भी स्पेशली आ जाए तो कहाँ होता है? पौड़ी, पौड़ी में होता है, टिहरी में होता है, अच्छा। केदार घाटी है, घाटी कैसे बोल सकते हैं आप? केदार घाटी, केदार घाटी नहीं भूलना है, हाँ शिव जी नाराज हो जाएंगे, ठीक है। पांडव नृत्य स्पेशली कहाँ कहाँ होता है? ये केदार घाटी का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? नृत्य है, तो ये याद रखेंगे आप, केदार घाटी, केदार घाटी का पांडव नृत्य सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। और केदार घाटी कहाँ है?
रुद्रप्रयाग में, है ना। ठीक है, चलो जी। है, चलो अगला है आपका छोलिया नृत्य, है ना। और छोलिया नृत्य आपका कहाँ पे होता है, तो छोलिया नृत्य होता है आपका कुमाऊं में, हो जाएगा ठीक। और स्पेशली अगर छोलिया नृत्य की बात करें तो छोलिया नृत्य कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है, हैं? कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है छोलिया नृत्य? यह है कुमाऊं की शौका जनजाति। ठीक है, तो शौका में क्या है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरे कुमाऊं में ही छोलिया होता है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जहां ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास कई सारे और नृत्य भी हैं। जैसे एक नृत्य है बुढ़ियात नृत्य। बुढ़ियात नृत्य कहाँ होता है, बुढ़ियात नृत्य, बुढ़ियात, बुढ़िया नहीं, बुढ़ियात नृत्य कहाँ होता है, तो बुढ़ियात नृत्य भी आपका जौनसार में होता है जौनसार में। ठीक है, बुढ़िया नृत्य हो जाएगा। और भी है कोई नृत्य, याद निकालो। झुमेलो कहाँ होता है, झुमेलो नृत्य, झुमेलो होता है आपका गढ़वाल में। ठीक है, चौफुला, चौफुला नृत्य कहाँ होता है, ये भी आपकी गढ़वाल में ही होता है ना। छपेली, छपेली नृत्य या गीत है कहाँ होता है, ये भी आपका कुमाऊं में होता है। चांचरी की बात करें, चांचरी, तो चांचरी गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य वाला जो हिस्सा है ना, आपका बागेश्वर और जो आपका ग्वालदम वाला जो इलाका है, थराली, ग्वालदम, देवाल, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे चांचरी नृत्य खूब ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो, अगला प्रश्न। अच्छा, मिलान कर दिया था ना, चलो अब तो मिला ही दोगे आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन कबूतरी देवी से संबंधित नहीं है, तो बताओ भाई, कबूतरी देवी से संबंधित जो नहीं है तो वो ये है कि ये राज्य की पहली कवयित्री नहीं है। ठीक है, बाकी तीन सही है। इनको तीजन बाई भी कहते हैं, कुमाऊं कोकिला भी कहते हैं, निधन 2018 में। अगला प्रश्न, उत्तर काशी में मुनाल नाट्य क्लब की स्थापना 1980 में किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ये करी गई थी सुरेंद्र बलौदी के द्वारा की गई थी, है ना, सुरेंद्र बलौदी के द्वारा की गई थी। ऐसे हमने एक सेमियार नाट्य क्लब पढ़ा था, सेमियार नाट्य क्लब पढ़ा था ना, कहाँ कहाँ होती है इसकी स्थापना, कहाँ, देहरादून में, टेरी गढ़वाल में, टेरी में, कहाँ पे होती है, टेरी में। ऐसे नाट्य क्लब देखे थे ना हमने अलग अलग। चलो जी, अगला प्रश्न, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है, तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा आपका, लाखू गुफा हो जाएगा, या इसी को क्या बोलते हैं, लाखू उडियार कहा जाता है। और लाखू उडियार की अगर बात करें तो ध्यान रखना, जो लाखू उडियार है इसकी खोज 1968 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, MP जोशी के द्वारा की गई। अब भूलना नहीं, लाखू उडियार है ना, हाँ, MP जोशी अब सपने में आना चाहिए आपके, है ना, 1968 इतनी बार हो गया है। ठीक है, चलो जी, 1968 MP जोशी कौन सी नदी के तट पे, नहीं बताया तो वहीं ले जाऊंगा मैं, उसी नदी के तट पे आप लोगों को, है ना। हाँ, कहाँ, सुयाल नदी तट, कौन सा क्षेत्र, बाड़ा छिने। ठीक है, हाँ, कौन सा दल बैंड, कहाँ, उसने बैंड भी याद कर लिया, मतलब, है ना। ठीक है, तो 1968 MP जोशी हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो लाखू उडियार में मानव व पशुओं के, मानव व पशुओं के क्या है, रंगीन चित्र हैं, कैसे हैं, रंगीन चित्र दिखाए गए, मानव व पशुओं के रंगीन चित्र दिखाए गए हैं। और इनमें जो मुख्य जो कलर यूज कर रखा है वो आपका लाल हो जाएगा, सफेद हो जाएगा एंड आपका काला हो जाएगा। ठीक है, तो इन रंगों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो लाखू उडियार की जो चित्र है, ठीक है, ये जो है किस आकार के, नागफनी आकार के हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो ये है ये किसके समान है, भीम बेटिका, भीम बेटिका के जो शैल चित्र हैं, कहाँ है भीम बेटिका, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो भीम बेटिका से संबंध जो चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो इनकी तुलना उनसे की जाती है, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा देखो ऐसे एक गुफा थी, ग्वारख्य गुफा, है ना, और जो ग्वारख्य गुफा ये कहाँ है आपके, चमोली में है। ठीक है, चमोली में कहाँ पे, हाँ, डुंगरी गांव, चमोली में आपका डुंगरी गांव हो जाएगा। ठीक है, इसकी खोज जो है वो 1993 में हुई थी। और ठीक है, और खोज करने का श्रेय या दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है, राकेश भट्ट जी को जाता है।
ठीक है। ग्वारेख्या गुफा की बात करें तो यहाँ पे जो है क्या दिखाए गए हैं, मनुष्य को हाका देकर, मनुष्य को नहीं, मनुष्य द्वारा पशुओं को हाका देकर भगाना, ये इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए। इसके अलावा बात करें तो किमनी गांव के भी शैल चित्र प्राप्त हुए। कब हुए? किमनी गांव के, हाँ, किमनी गांव के 1998 है ना, 1998 में ये प्राप्त हुए। और कहां से हुए हैं? चमोली से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? चमोली से। चमोली में कौन सा गांव हो जाएगा? सिंपल आपका कौन सा हो जाएगा? किमनी गांव हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हथियारों के शैल चित्र मिले, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, असंगत युग्म का चयन करो। तो सबसे पहले मुंडा भाषा या बोली क्या किरात से संबंधित? ठीक है बताओ, बिल्कुल ठीक है। भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक किरात प्रजाति, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। किन्नर या कीर कहा जाता है? खस, गलत बात हो जाएगी, है ना, ठीक है, खस को नहीं, किन्नर, कीर, किरात, है ना, तो ये किरातों को ही क्या बोलते हैं? किन्नर या कीर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, किस ब्राह्मण ग्रंथ में बाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? तो एक है आपका कौशिक ब्राह्मण, जैमिनिया, सतपथ और आपका तैतरेय। तो आपका जो कौशिकी ब्राह्मण है इसमें जो है ये बताया गया है कि वाक देवी का निवास स्थान आपका कहाँ था? बद्रिकाश्रम में था। अगला प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण से मिलता है? ये आपका किससे मिलता है? ये ब्रह्म पुराण से मिलता है, वायु पुराण से मिलता है। तो ए और सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, दोनों आपके क्या है? बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ, इतिहास के थोड़ा अजीब प्रश्न रहे होंगे ना, हैं? इतिहास के हो रहे थे, इतिहास के प्रश्न सॉल्व हैं? हो रहे थे? नहीं हो पा रहे होंगे ना इतिहास के प्रश्न, हिस्ट्री के हो रहे थे सॉल्व इसमें अभी, हाँ। चलो जी, अगला प्रश्न देखो, कालसी शिलालेख की बात करें तो कालसी शिलालेख की जो भाषा थी वो थी कौन सी? आपकी प्राकृत। ठीक है, वहीं बात करें तो कालसी शिलालेख की खोज किसने करी? जॉन फॉरेस्ट ने करी थी। कब करी थी? हाँ, 1860 ईस्वी में, 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कालसी शिलालेख की लिपि कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी हो जाएगी। कालसी शिलालेख का स्थानीय नाम क्या है आपका? चित्रशिला हो जाएगा। तो एक का चार एक में ही खत्म हो गया प्रश्न, है ना। ठीक है, चलो जी, कालसी अभिलेख की बात करें तो पहली बात तो ये बताओ आप मुझे कि ये किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। और कालसी जो शिलालेख है ये अशोक का कौन सा अभिलेख है? कौन सा शिलालेख, कौन से नंबर का? 13वां शिलालेख। ठीक है, कौन सा आपका? 13वां शिलालेख है। इस शिलालेख में जो है अशोक ने क्या बोला है कि मैंने चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है ना। तो यानी कि इसमें किस चीज का उल्लेख है? चिकित्सा व्यवस्था का, चिकित्सा व्यवस्था का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसी अभिलेख में जो है यहाँ के लोगों को, ठीक है, यानी कि जो आपके यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इन लोगों को क्या कहा गया है? इन लोगों को कहा गया पुलिंद। ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया, पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और वहीं इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? इस अभिलेख में अपरांत कहा गया है। क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया है। इसीलिए तो हमने आइडिया लगाया इस अभिलेख से, हाँ, कि इस टाइम पे यहाँ कौन रहते थे? कुड़िंद रहते थे। हमने मैच किया था, पुलिंद कुड़िंद, है ना, ये मिल सा रहा है। और जगह सिक्के भी मिल रहे इसी टाइम पे, तो तभी तो कहते हैं हम इस टाइम पे उत्तराखंड में कौन सी राजनीतिक शक्ति रही होगी? कुड़िंद रही होगी। ठीक, इसके अलावा एक और चीज बताओ कि कालसी का पुराना नाम क्या है? हाँ, कलकूट। कालसी का पुराना नाम कलकूट, और दूसरा, ठीक है, दूसरा कलकूट हो जाएगा, और दूसरा नाम सुधनगर। ये भी ध्यान रखना आपको, कलकूट और सुधनगर, ये इसका क्या था? साइंटिफिक नाम नहीं, पुराना नाम था, है ना, साइंटिफिक नाम नहीं, है ना, पुराना नाम। ठीक, चलो मिला दिया ना आपने। अगला प्रश्न आ जाओ, राज्य में उत्पादित मसालों में उत्पादन वाले 3 मसाले। देखो, सबसे ज्यादा अदरक, अदरक के बाद हल्दी, हल्दी के बाद लहसुन। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे ज्यादा राज्य में कौन सा मसाला उगाया जाता है? अब वो सोचे अदरक मसाला कहां से हो गया? अदरक, है ना, मसाला ही तो होता है अदरक,
है, मसालों की ही कैटेगरी में आता है। ऐसे मत सोचना कि ये तो हम चाय में थीसते हैं ना, थीस के डालते हैं ना। आजकल आजकल आ गया ना, अदरक वाला टाइम आ गया आजकल, है ना। बिना अदरक की आजकल तो चाय पी ही नहीं जाती। ठीक, चलो इसके अलावा देखो, अगर हम कृषि वाली चीज में देखें तो और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहले हमारे राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र पे उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, है ना। और गेहूं कितने प्रतिशत क्षेत्र पे उगाई जाती है? तो गेहूं उगाया जाता है कितना? एक कम करो, 29%। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या उगाया जाता है? चावल। चावल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? बताओ बताओ। चलो इतना मैंने बता दिया है, आगे बताओ। है 26 नहीं, 27%। ठीक है, 27%। इसके अलावा तीसरे नंबर पे गन्ना। गन्ना कितने प्रतिशत पे? एक मैंने लिख दिया, आगे बढ़ाओ आप। हाँ, 10%। ठीक है। और उसके बाद राज्य में मंडुआ उगाया जाता है, और मंडुआ की बात करें तो मंडुआ जो है लगभग लगभग कितना? 7%। और ध्यान रखना, राज्य में मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी आपकी? मंडुआ है, वो लगा देना। ठीक है, कौन है? 7% हो जाएगा। कुंडी लगा दो, हाँ ठीक है। चलो इसके अलावा ध्यान रखना कि इसी से संबंधित उत्तराखंड सरकार के द्वारा देखो मोटे अनाज से संबंधित एक योजना चलाई गई है, जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड मिलेट मिशन। उत्तराखंड मिलेट मिशन। उत्तराखंड मिलेट मिशन। बताओ, उत्तराखंड मिलेट मिशन कब शुरू किया गया है? कब? 16 फरवरी 2023 में। 16 फरवरी 2023 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा सेब कहां होते हैं? सबसे ज्यादा सेब उत्तरकाशी में होते हैं। कहां होते हैं? उत्तरकाशी में होते हैं। अगला प्रश्न, राज्य में अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से क्या लिखा है? किन स्थानों पे अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए? तो देखो, अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र क्या ग्वालदम में है? तो बिल्कुल ग्वालदम में है। दूसरा लमगड़ा अल्मोड़ा, ये भी ठीक है। ताड़ी खेत अल्मोड़ा है, बिल्कुल है। कापड़ाधार, ये भी है। चंपावत, ये भी है। ठीक है, तो कोई है सब? हाँ, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 जगह पर अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ठीक है, ताकि जो है इनकी नस्ल में सुधार हो और ज्यादा बकरियों का क्या किया जाए? उत्पादन किया जाए, है ना। इसके अलावा ध्यान रखना, राज्य में बकरी पालन के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिसका नाम है गोट वैली परियोजना। क्या है? गोट वैली परियोजना। गोट वैली परियोजना। और जो गोट वैली परियोजना है, यह परियोजना आपकी 16 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। 16 नवंबर 2022 से इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। इसके अलावा सरकार जो है बकरियों की नस्ल में और सुधार करने के लिए, है ना, और फॉरेनर बकरियां लाई जा रही है ना। और ये फॉरेनर जो बकरी लाई गई ऑस्ट्रेलिया से मंगाई जा रही है, एक नस्ल, जिस नस्ल का नाम है मैरिना नस्ल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कौन सी नस्ल मंगाई जा रही है? ऑस्ट्रेलिया से जो बकरी की नस्ल यहाँ मंगाई जा रही है, ठीक है, उसका नाम है मैरिना। मैरिना नस्ल, है ना। देखो बकरी का कितना अच्छा नाम है, मैरिना, है ना, मैरिना। तो मैरिना नस्ल जो है वो मंगाया जा रहा है। और ध्यान रखना, मैरिना नस्ल को जो है, देखो जब उनको वहां से यहाँ लाएंगे तो इन्हीं 5 में से तो किसी एक में रखना पड़ेगा ना, या कहीं भी रख लो, आपकी गौशाला में रख दो, है कहा कहीं भी रख दो भाई, वहीं तो रखना पड़ेगा जहां उनपे अनुसंधान चल रहा है, जहाँ पे उनपे और नई नई वेराइटी पैदा की जा रही है ना। ठीक है, और अच्छी नस्ल पैदा की जा रही है, तो वहीं तो रखना पड़ेगा जहां इनका प्रयोगशाला होगी, है ना। तो ये इन 5 में से देखो, यहाँ टीरी, ये काकड़ा, काकड़ा नहीं कापड़ा धार में, ठीक है। हाँ, ये टीरी में ही ठीक है ना ऐसी चीज के लिए। हाँ ठीक है। हाँ चलो जी, बकरी पालन ठीक। आगे अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हो? हाँ, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से फरण क्या है? फरण क्या है? मसाला, है ना। तो मसाला की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है? मसाला है। क्या? फरण।
फरण एक प्रकार का क्या हो जाएगा, मसाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु हेतु किसकी सुरक्षा हेतु 1990-91 में स्नो लेपर्ड परियोजना का शुभारंभ किया गया है। स्नो लेपर्ड परियोजना का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो बताओ स्नो लेपर्ड परियोजना किसके लिए शुरू की गई है, किसके लिए किया गया है? हाँ, कई लोग तो सोच रहे हैं यार ए बी भी हो सकता है ना, ए बी भी है ना, स्नो लेपर्ड नहीं सोच रहे। चलो तो कौन सा होगा, केवल हिम तेंदुआ के लिए हो जाएगा। 1990-91 से यह परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, यह परियोजना क्या की जा रही है, चलाई जा रही है। इसके अलावा इस परियोजना के ही अंतर्गत सरकार के द्वारा एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है ना। ठीक है, तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बताओ कहां पर है? हाँ, अगर नहीं बताया तो उसी घाटी में रखूंगा फिर मैं आपको। हाँ, कौन सी घाटी? भैरव घाटी है ना। ठीक है, कौन सी घाटी? भैरव घाटी। और इसके अलावा बताओ भैरव घाटी क्यों प्रसिद्ध है, और क्या है भैरव घाटी में? नहीं मतलब क्या चीज, कुछ याद आया आपको? कुछ नदियां मिलती हैं यहाँ, कौन सी नदी? हाँ, जाड़ गंगा और भगीरथी का संगम होता है इसी के आसपास। ठीक है, भैरव घाटी के आसपास। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है आपका भैरव घाटी में बनाया जा रहा है, जो कि देश का पहला होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, देखो राज्य में 2023, राज्य में नहीं देश में 2023-24 में जो है हिम तेंदुओं की क्या की गई, गणना की गई है ना। इनकी क्या की गई, गणना की गई। और जब गणना की गई है तो देश में कुल हिम तेंदुआ कितने हैं? 118 नहीं रे, इतने कम क्या चाहते हो आप? हाँ ठीक है, 718। सबसे ज्यादा जो हिम तेंदुआ है वो कहां पर है? लद्दाख में है। ये प्रश्न आया भी था अभी शायद पीसीएस में या तुम्हारे पटवारी वाले में, पता नहीं किस में आया था। ये है आपके कितने, 477। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कितने हैं? हाँ, उत्तराखंड में कितने, 118 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो पहले नंबर में लद्दाख है, दूसरे नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, बताओ। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। और केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 975 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव की स्थापना कब हुई थी? 1972। ठीक है, और ये राज्य का क्या है, पहला वन्यजीव अभयारण्य भी। इसके अलावा बात करें तो जो आपका अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। और इसका क्षेत्रफल है लगभग 600 वर्ग किलोमीटर है। वैसे 599 पॉइंट समथिंग है, तो आप ये मत रखो यार, बस ये रखो। मसूरी की बात करें तो मसूरी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1993 में, और इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं नंदौर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये आपका 2012 में। ठीक है, और नंदौर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 270 वर्ग किलोमीटर। कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हमारे राज्य में? 7 हैं, तो यानी कि 3 आपके रह गए हैं। और ये 3 आपके कौन कौन से हैं? तो एक है आपका कौन सा, गोविंद वन्यजीव विहार। और गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1955 में। और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 485 स्क्वायर किलोमीटर, इतना ही है, 485 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा एक लिखना सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य। और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य का आपका कितना है? इसका है 301 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हो जाएगा। और एक कौन सा छूट गया आपका? एक छूट गया आपका विंसर। और विंसर की स्थापना 1988। और विंसर का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है आपका कितना, हाँ कितना है, 47 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये राज्य के क्या हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे। सबसे बड़ा केदारनाथ है, तो सबसे छोटा आपका कौन सा है? मसूरी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। बाली देवी का संबंध किससे है? बाली देवी का संबंध किससे है? ये एक पर्यावरण
करता है ना, पर्यावरण है, एक तरीके से पर्यावरण से जुड़ी हुई महिला है बाली देवी। और बताओ बाली देवी के बारे में कैसे पता चला आपको ये पर्यावरण से संबंधित ये महिला है? 2004 में, हाँ, जो पूरे वर्ल्ड का जो पर्यावरण सम्मेलन हो रहा था कहाँ पे, नैरोबी में, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित एकमात्र महिला थी जो जिसने उस सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन में आता है? तो बताओ कहां कौन सा है? तो चमोली भी आता है, रुद्रपुर भी आता है, रुद्रप्रयाग भी आता है और अल्मोड़ा भी आता है। तो 1 2 4 है कहीं, तो ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। हमारे राज्य में देखो कुछ जनपद अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, तो कुछ आपके किस में आते हैं, संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। अति संवेदनशील में 3 तो आपके ये हैं ही हैं, उसके अलावा आपके कौन से हैं, बागेश्वर, उसके अलावा आपका चंपावत, और उसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, पिथौरागढ़। तो ये राज्य में जो है आपके, ठीक है, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़, ये क्या है, अति संवेदनशील है। इसके अलावा बाकी जो रह गए हैं वो आपकी क्या हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। इसके अलावा राज्य में जो है 3 भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए, 3 भूकंप मापी स्टेशन, कौन कौन से, कहां कहां पे? तो एक लगाया गया देहरादून में, एक लगाया गया कहां, टेरी गढ़वाल में, और एक लगाया गया आपका कहां पे, गरुड़ो में। ठीक है, तो 3 भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए गरुड़ो गंगा में। ठीक है, देहरादून, टेरी गढ़वाल और गरुड़ो गंगा में हो जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा, है ना, भूकंप से संबंधित पहले ही लोगों को वार्निंग मिल जाए, एक ऐप डेवलप की गई, उस ऐप का नाम क्या है, भूकंप संबंधी ऐप कौन सी है, भूदेव। ठीक है, तो भूकंप से संबंधित ऐप कौन सी है, ये भूदेव है, जो आपको थोड़ा कुछ टाइम पहले क्या दे जाएगी, जानकारी या वार्निंग दे देगी। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, कोटेश्वर डैम क्या सरयू नदी पर है? नहीं, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ये टिहरी बांध परियोजना का ही हिस्सा है, जो आपका 400 मेगावाट की है, भागीरथी नदी पर है। बाकी आपके सबसे किसाऊ डैम टॉन्स हो जाएगा, टिहरी डैम भागीरथी, और लखवाड़ा आपका यमुना नदी। तो ए वाला यहाँ पे आपका गलत युग्म हो जाएगा। जलंकुर नदी के तट पे कौन सा बसा है? तो जलंकुर नदी के तट पे कौन सा बसा है, प्रतापनगर। जलंकुर नदी को प्रतापनगर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित बुग्याल, बताओ भाई, रुद्रप्रयाग में चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल, इसको चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, चोपता बुग्याल को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। ठीक है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कसनी खर्क, बताओ कसनी खर्क क्या रुद्रप्रयाग में है? बिल्कुल है वही। तो रुद्रप्रयाग में कहां पर है कार्तिक स्वामी, मधमेश्वर। ठीक है, मधमेश्वर में हो जाएगा। बर्मी और मननी बुग्याल आपका चुप्ता से ही जब आगे जाएंगे तो उसी तरफ आपका पड़ जाएगा, तो ये भी आपका कहा है, रुद्रप्रयाग में। तो तीनों आपकी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा बाकी रुद्रप्रयाग में आपका एक दुग्गल बिट्टा भी है, कौन सा है, दुग्गल बिट्टा भी है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन सा हो जाएगा आपका, दुग्गल बिट्टा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से गलत युग्म का चयन करना है आपको। सबसे पहले बताओ यहाँ पे कौन कैसा कैसे करके है, कौन कैसे कैसे करके, है सब सही है? हाँ, तो बताओ कौन सा वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। मधुमिता बिष्ट किससे संबंधित है किससे, बैडमिंटन से है। ठीक है, किससे, बैडमिंटन से। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, क्या, हाँ ठीक है। तो पदम बहादुर मन मुक्केबाज, फयाज अहमद अंसारी भारोत्तोलक और हरीश भाकुनी आपकी हॉकी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ। प्रशासन के क्षेत्र में भैरव दत्त पांडे जी को किस वर्ष जो है आपका क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया? तो बताओ किस वर्ष दिया गया, 2000, हाँ कब, 2006 में दिया गया। अच्छा, ये 2000 में ही दिया गया।
ठीक है, हाँ कब दिया गया, 2000 में दिया गया। सबसे पहले ध्यान रखना आपको कि राज्य का जो पहला पद्म विभूषण दिया गया 1969 में, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था घनानंद खंडोड़ी। घनानंद खंडोड़ी, खंडोड़ी, घनानंद खंडोड़ी को जो है किस क्षेत्र में दिया गया था, विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 2000 में किसको दिया गया, भैरव दत्त को दिया गया, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, किस क्षेत्र में दिया गया, प्रशासन के क्षेत्र में दिया गया। उसके अलावा 2009 में किसे दिया गया, सुंदरलाल बहुगुणा को, सुंदरलाल बहुगुणा को, और किस क्षेत्र में दिया गया, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 2022 में किसे दिया गया, किसे दिया गया 2022 में, जनरल बिपिन रावत को, जनरल बिपिन रावत को दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, और किस लिए दिया गया बताओ, किस लिए दिया गया है, किस लिए दिया गया, तो ये दिया गया असाधारण सेवा। ठीक है, असाधारण सेवा, ऐसे पर्टिकुलर सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, अब आप सोचे वो तो आर्मी में थे, तो यानी कि देश की सिक्योरिटी के लिए या युद्ध के लिए दिया गया ना। अगर मिलिट्री वाला आ जाएगा तो तब क्या आ जाएगा, परमवीर चक्र आ जाएगा ना। ठीक है, हाँ, तो असाधारण सेवा ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है, चलो, तो अभी तक हमारे राज्य में जो है वो 4 पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर भारत रत्न की बात करें तो राज्य में अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, एक ही व्यक्ति हुए, कौन, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, चलो जी, और कब ये दिया गया था, है 1957। चलो जी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन लियोजी संदर्भ में विचार कौन सा गलत है। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी स्थापना 1968 में की गई, तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। 1976 में इसे देहरादून में स्थानांतरित किया गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके संस्थापक DN वाडिया थे, ये बात भी सही है। इस संस्थान का संबंध भूविज्ञान से है, ये बात भी सही है? तो गलत कहाँ है? क्या है, नन ऑफ दीज, हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज, कोई भी गलत नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी इसमें क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ, राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर में किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, हाँ, जैसे आपको जनरली सर्विस से भी मिल रही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, देवभूमि हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, देवभूमि। अगला प्रश्न, गर्भभंजक के नाम से किसे जाना जाता है, हाँ, गर्भभंजक के नाम से जाता है माधो सिंह भंडारी को। गर्भभंजन महिपति शाह, गढ़वाल का दानवीर घनानंद खंडोड़ी, और गोरा ब्राह्मण जिम कॉर्बेट। एक का एक, दो का दो, तीन का चार, एक का एक, दो का दो, तीन का चार, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये दो जरूर याद रखना है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगला प्रश्न, कन्हैया लाल इंडिरियाल, नहीं इंडिरियाल नहीं रे, ये तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया ना, हाँ, कन्हैया लाल इंद्रियाल, बताओ कौन, अंजवाल कविता, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर गोविंद चातक, गढ़वाल के लोकगीत, बिल्कुल ठीक है ये भी। तोताराम ढोंडियाल, गढ़वाली मांगल, ठीक है। गिरीश सुंदरियाल, गढ़वाली भाषा व्याकरण, नहीं ये गलत हो जाएगा। एक किताब थी गढ़वाली भाषा का रूपरेखा, है ना, गढ़वाली भाषा की रूपरेखा किसकी है, गढ़वाली भाषा की रूपरेखा, किसकी है, किसकी है, कितनी बार बता चुका, अबोध बहुगुणा, किसकी है, अबोध बहुगुणा की है। तो देखो यहाँ पे आपका 4 वाला नहीं था, 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 सही, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सन 1884 में उत्तराखंड में पहली रेल लाइन बिछाई गई, तो कहाँ बिछाई गई, 57, बताओ कहाँ बिछाई गई, तो ये रामपुर किच्छा काठगोदाम में बिछाई गई। कहाँ बिछाई गई, रामपुर किच्छा काठगोदाम। अगला प्रश्न आ जाओ, देहरादून जनपद को रेलवे से कब जोड़ा गया, देहरादून जनपद को रेलवे से है 1900 में जोड़ा गया, ए सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है,
तो देश में स्थान है उत्तराखंड का कौन सा? 15वां। बी इज द राइट आंसर। चलो जी, अब इस पेपर का ये अंतिम प्रश्न है आपका। और प्रश्न क्या है? तो प्रश्न देखो यहाँ पे, प्रति व्यक्ति आय से पूछा गया प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय का जनपद कौन सा है? तो देखो सबसे ज्यादा जो है हरिद्वार की है, जीडीपी के मामले में हरिद्वारी है ना, हरिद्वारी है, उधम सिंह नगर कौन है बताओ? है उधम सिंह नगर नेक्स्ट हो जाएगा, देहरादून आपका नेक्स्ट हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा हरिद्वार की, फिर उधम सिंह नगर की, और फिर आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बजट की बात करें तो 2025 का जो बजट था आपको बता भी रखा है ना, किस पे आधारित था? 2 थीम पे था। एक आपका कौन सा? नमो, और एक आपका कौन सा? दूसरा ज्ञान। दूसरा आपका कौन सा है? ज्ञान हो जाएगा, नमो हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जैसे नमो की फुल फॉर्म क्या थी? नो फॉर नवाचार। ए मतलब आत्मनिर्भरता। ए क्या है? आत्मनिर्भरता। एम क्या है? महान विरासत। और ओजस्वी मानव संसाधन, यानी इन फील्ड में हमें काम करना है। वहीं ज्ञान क्या है? समाज के वर्ग है ना, किन वर्ग पे ज्यादा फोकस करना? सबसे पहले जी, गरीब है ना, ठीक है। और ये वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, अन्नदाता मतलब किसान, और एन फॉर नारी। ठीक है, हाँ, फोकस ये 1947 से ही कर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं रहा अभी भी, है ना। हाँ, हमेशा गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, है ना, इन्हीं पे ही फोकस होता है, और कहाँ फोकस होता है। चलो जी, तो देखो आपके ये प्रश्न, इसी के साथ आपका सेट नंबर 64 का उत्तराखंड वाला पार्ट क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी दूसरा आपका जो है किस में आ जाएगा? सेट सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।